सामान्य विज्ञान से पहला प्रश्न है कि सामान्य तापपतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है। ए 5 डिग्री सेल्सियस, बी 6 डिग्री सेल्सियस, सी 4.6 डिग्री सेल्सियस, डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपको होगा 71 का बी 6.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए सामान्य तापपतन दर जो है प्रति 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस होती है। सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान में जो गिरावट होती है जिसे सामान्य तापपतन दर की संज्ञा दी जाती है, यह क्षोभ सीमा तक विस्तारित होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है। आप विकल्प को देखिए, अमोनियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 72 का आपको सी होगा कि एक जो आपको शुष्क सेल में मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है 73, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। कांच से, जल से, वायु से, निर्वात से। 73 का होगा ए कांच से। देखिए जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल, वायु में से कांच का जो अपवर्तनांक है सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। चलिए अगला देखेंगे 74, विद्युत मोटर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या चीज़? ध्वनि को, रासायनिक को, यांत्रिक को, विद्युत में। तो अब यहाँ देखेंगे इसका होगा डी। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। इसमें आर्मेचर कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखी कुंडली पर वैद्युत चुंबकीय बल युग्म कार्य करने लगता है, जिससे यह अपनी धुरी पर घूमने लगती है। इस घूर्णन गति को यांत्रिक कार्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिग्स बोसान शब्द का संबंध किससे है? अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी से, गॉड पार्टिकल से, ऑन्कोलॉजी से, स्टेम सेल रिसर्च से। तो 25 का, हाँ तो 25 का है आपको सी, गॉड पार्टिकल से। हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना जो है 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक जो सत्यापन है 14 मार्च 2013 को किया गया। इस कण को ईश्वरीय कण यानी गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसान कण की खोज करने वाली वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांसवा एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला है 26 को देखेंगे, एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तांबा, जस्ता, लोहा, गैलियम। तो 26 का होगा डी, एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड होते हैं। इनका मुख्य अवयव जो है गैलियम है। गैलियम के विभिन्न यौगिकों का प्रयोग करके विभिन्न रंगों के एलईडी बनाए जा सकते हैं। अगला है 27 का देखेंगे कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो 27 में हम लोग देखेंगे आपको प्रतिरोध जो है एसआई का मात्रक ओम होता है। अब अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, कार्बन आदि की प्रतिरोधकता जो ताप बढ़ाने पर घटती है और जबकि चालकता बढ़ जाती है। 78 का देखेंगे कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 28 का है आपको सी, परमाणु पदार्थ का वह लघुतम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। इसका सी सही है। 29 में हम लोग देखेंगे कि स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उनमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, निकेल। तो यहाँ हम लोग देखेंगे आपको इसमें होगा बी, स्टेनलेस जो स्टील है, धब्बा रहित लोहा, एक मिश्र धातु है जिसके संघटक तत्व जो होते हैं इसमें आयरन 89.4%, क्रोमियम 10%,
मैग्नीज 0.35%, कार्बन 0.25%। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है, जबकि अल्प मात्रा में निकेल 0.8% मिलाया जाता है। चलिए, ग्रेफीन होता है कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का समस्थानिक, कार्बन नैनो का प्रतिरूप, इन उपरोक्त में से कौन नहीं? तो देखिए, ग्रेफीन जो है ये बी होगा, 80 का बी है। आपको ग्रेफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की पतली परत है जिसे नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग होते हैं। अगला है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो 81 का होगा सी। इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक ऋण आवेशित कण है जिस पर 1.6 इंटू 10 के ऊपर जो 19 सी कूलॉम के तुल्य ऋण आवेश पाया जाता है। इसके बाद अगला देखेंगे 82 का कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में होता है? फास्फोरस, सोडियम, पारा, एल्युमिनियम। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि मरकरी या पारा ही एकमात्र ऐसा धात्विक तत्व है जो सामान्य ताप और दाब या कमरे के ताप या द्रव अवस्था में पाया जाता है। एल्युमिनियम, फास्फोरस तथा सोडियम कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं। तो 82 का बी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 83, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खेती और खेती का नामकरण, फूलों की खेती, फसलों की खेती, सब्जियों की खेती, फलों की खेती, फ्लोरी, एग्रो, हॉर्टी, पोमोलॉजी है। अब यहाँ पे देखेंगे 83 में कि बागवानी, 83 का आपको सी होगा। बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर कृषि की एक विशेष पत्ती है। इसके तहत फलों की कृषि यानी पोमोलॉजी, सब्जियों की कृषि ओलेरोलॉजी और फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर आता है। तो इसमें आपको सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर में नहीं बल्कि आपको ओलेरिकल्चर से संबंधित है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दिया कीजिए। चलिए अगला देखेंगे। हाँ, जो चीज़ यहीं पे सॉल्व हो जाएगी, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को यहीं पे सॉल्व कीजिए, उसके बाद नीचे देखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी। इधर विटामिन डी, सी, B1 ए है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 84 का जो होगा क्या होगा? सी होगा। रतौंधी आँखों की बीमारी है। यह रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सूखा रोग, रिकेट्स हड्डियों का रोग है जो प्राय बच्चों में होता है। यह रोग विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न हीनताजन्य रोग है। तो 84 को आपका सी होगा। ठीक है, 4, 1, 2, 3 इसी तरीके से आगे यहीं पे सॉल्व कर लीजिए, फिर इधर आइए। चलिए 85 देखेंगे कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। मृतोपजीवी हैं, सहजीवी हैं, पराश्रयी हैं, प्रोटोपघटनी हैं। तो 85 में आपको होगा कि फलीदार पादप की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीवता के जीवन यापन करते हैं, जहाँ एक और ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। वहीं पर दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास भोजन उपलब्ध कराता है। तो 85 का सी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 86, लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक जीवाणु से, कवक शैवाल से, कवक ब्रायोफाइटा से, शैवाल जीवाणु से। तो 86 का बी है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। चलिए अगला देखेंगे 87 को देखेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दाल, गेहूं, चावल, गन्ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी पौधे यानी दालों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनिया आयनों के रूप में नाइट्रिक कारक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं। अब अगला देखेंगे, निम्न में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो 88 में देखेंगे विटामिन सी है, ई है, डी है, के है। तो यहाँ पे विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? केला, अंडा, दाल, मछली। तो 89 में देखेंगे कि इसका होगा कि प्रश्नगत विकल्पों में अंडा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। अंडा प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत है।
जिसमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल सही अनुपात में मौजूद होते हैं। अगला है, रोग है कारण है, खैरा, एनीमिया, ग्वाइटर, स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी की कमी, आयोडीन की कमी, लोहे की कमी, जस्ते की कमी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये खैरा जो है, जस्ते की जो कमी होती है उसकी वजह से, एनीमिया जो है आपको लोहे की मलानता या कमी की वजह से होती है। इसके बाद ग्वाइटर या जो गलगंड होता है आयोडीन की कमी से, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।